गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे। सभी सजीव कोशिकाओं के अंदर रोग से लड़ने की एक क्षमता होती है शरीर में, उसी को ही हम प्रतिरक्षण कहते हैं। जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं उन सभी के अंदर रोग पैदा करने वाले कारकों के हमले से प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ तक कि जीवाणुओं में जो अत्यंत छोटे होते हैं, कोई पिन के समान भी, उनमें भी लाखों की संख्या में फिट हो सकते हैं जीवाणु। वायरस द्वारा होने वाले संक्रमण के खिलाफ संरक्षण की प्रणालियां होती हैं। इस प्रकार का संरक्षण बहुत परिष्कृत हो जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीवी अधिक जटिल बन जाते हैं। बहुकोशिकीय ऊतकों में विशिष्ट कोशिकाएं या ऊतक होते हैं जो संक्रमण के खतरे से हमें आगाह करते हैं। इन अनुक्रियाओं में से कुछ तत्काल होती हैं ताकि संक्रमण कारक त्वरित रूप से निहित हो सके। अन्य अनुक्रियाएं धीमी होती हैं लेकिन संक्रमण कारक के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। ये सुरक्षा समग्र रूप से प्रतिरक्षी तंत्र कहलाते हैं। प्रतिरक्षी क्षमता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा, और जिसको हम अंतर्जात भी कहते हैं, और दूसरी है विशिष्ट प्रतिरक्षा। सभी जंतुओं में अंतर्जात प्रतिरक्षी क्षमता होती है जो सामान्य पैथोजन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा की इन पहली लाइनों में बाहरी अवरोध जैसे त्वचा, म्यूकस झिल्ली शामिल होते हैं। जब पैथोजन बाहरी अवरोधों को पार करके आंतरिक अंगों तक पहुंच जाता है, जैसे कोरोना वायरस नाक, श्लेष्मा, मुख स्राव के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है, तो गंभीर नुकसान पैदा कर सकता है। कुछ श्वेत रक्त कणिकाएँ फैगोसाइट्स होती हैं जो पैथोजेंस के साथ मुकाबला करती हैं, जो इसे तीव्र बाह्य रक्षा बनाता है। फैगोसाइट्स किसी पैथोजन के चारों ओर से घेरता है और उसे अंदर लेता है और उसे पहचानता है और निष्क्रिय कर देता है। दूसरा आता है विशिष्ट प्रतिरक्षी क्षमता। विशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता जहाँ स्वस्थ फैगोसाइट्स बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं ये कुछ निश्चित संक्रामक खतरों का सामना करने में अक्षम होता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता अंतर्जात प्रतिरक्षी क्षमता के फैगोसाइट्स के कार्य और अवयवों के लिए पूरक होती है। दो प्रकार की सफ़ेद रक्त कणिकाएं जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए अहम होते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है और अनेक उप प्रकारों में परिपक्व होते हैं। इनमें से सामान्य दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं। एंटीजन एक बाहरी पदार्थ होता है जो टी और बी कोशिकाओं की अनुक्रिया को सक्रिय करता है। मानव शरीर में बी और टी कोशिकाएं होती हैं जो लाखों एंटीजन के लिए विशिष्ट होती हैं। टी और बी कोशिकाओं पर विचार करने का एक उपयोगी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। बी कोशिकाओं की एक ऐसी विशेषता होती है जो अत्यावश्यक होती है, जो प्लाज्मा कोशिकाओं में परिपक्व हो सकती है और विभेदित हो सकती है, जो एंटीबॉडी नामक एक प्रोटीन का निर्माण करती है। यह प्रोटीन विशेष रूप से किसी खास एंटीजन के लिए लक्षित होता है। हालांकि एंटीबॉडी के निर्माण के लिए केवल बी कोशिकाएं बहुत उपयुक्त नहीं होती हैं और टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं के पश्चात कार्य प्रारंभ करती हैं। टी कोशिकाएं बी कोशिकाओं के पश्चात कार्य करती हैं। बी कोशिका उस एंटीजन की पहचान करती हैं जिसके प्रति अनुक्रिया देने के लिए इसे रखा गया है, यानी प्लाज्मा कोशिकाओं में विभाजित होती है और निर्माण करती है। तब प्लाज्मा कोशिकाएं बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज़ का स्राव करती हैं जो रक्त में परिसंचरण कर रहे विशिष्ट एंटीजन से मुकाबला करते हैं। इस प्रकार से टी और बी कोशिकाएं मिलकर के कार्य करती हैं। उसके पश्चात टी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं जब कोई विशेष फैगोसाइट, जिसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा जाता है, इस एंटीजन को प्रदर्शित करता है जिसके लिए टी कोशिका विशिष्ट होती है। यह मिश्रित कोशिका अधिकांश स्थिति में मनुष्य टी कोशिका के लिए एंटीजन प्रदर्शित करता है। यह जो मिश्रित कोशिका है विशिष्ट प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न अवयवों के लिए ट्रिगर का काम करती है। टी कोशिका का एक उप प्रकार भी होता है जिसे टी हेल्पर कोशिका कहा जाता है।
अनेक भूमिकाएं हेल्पर कोशिका जो है वो रसायन का स्त्राव करके निभाती है। प्लाज्मा कोशिकाओं में विभाजित होने के लिए बी कोशिकाओं की मदद करती है। कीटाणु को नष्ट करने के लिए फेगोसाइट्स को आमंत्रित करता है। किलर टी कोशिका को सक्रिय करता है। सक्रिय हो जाने पर किलर टी कोशिकाएं शरीर की संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। रेगुलेटरी टी कोशिकाएं, जिन्हें सप्रेसर टी कोशिकाएं भी कहते हैं, प्रतिरक्षी अनुक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये तब पहचान करती हैं जब खतरा निहित हो चुका होता है और फिर हमले रोकने के लिए संकेत भेजती हैं। उसके पश्चात आता है अंग और ऊतक। विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं रक्त में परिसंचरित होती हैं, लेकिन वे अनेक किस्म के अंगों में भी पाई जाती हैं। अंग के अंदर प्रतिरक्षक ऊतक प्रतिरक्षी कोशिकाओं में परिपक्व करते हैं, पैथोजन को पकड़ते हैं और एक ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जहाँ प्रतिरक्षी कोशिकाएं एक दूसरे से के संपर्क में आ सकती हैं और विशिष्ट अनुक्रिया डाल सकती हैं। प्रतिरक्षी तंत्र में शामिल अंगों एवं ऊतकों में थाइमस, अस्थिमज्जा, लिम्फ ग्रंथि, प्लीहा, छोटी आंत आदि है। संक्रमण और रोग। संक्रमण तब उत्पन्न होता है जब कोई पैथोजन शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता है और प्रजनन करता है। संक्रमण से प्राय प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्पन्न होती है। यही अनुक्रिया त्वरित प्रभावी होती है और संक्रमण समाप्त हो जाता है या इतनी कम समय तक निहित रहता है कि रोग पैदा नहीं हो पाता। संक्रमण से रोग उत्पन्न होता है जब प्रतिरक्षा क्षमता कम या खतरा खराब होती है, तब संक्रमण होता है एवं रोग उत्पन्न होता है। पैथोजन की उग्रता उच्च हो जाती है। किसी भी संक्रमण से शरीर अनुक्रिया करता है। बुखार होना संक्रमण की अनुक्रिया है, जिससे शरीर का उच्च तापमान प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं को बढ़ा करके पैथोजन के लिए एक प्रतिकूल माहौल पैदा करता है। संक्रमित क्षेत्र में द्रव के बढ़ने से उत्पन्न प्रदाह या सूजन इस बात का संकेत है कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमले की स्थिति में हैं, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में शामिल पदार्थों का स्त्राव कर रही हैं। ये था इम्यूनाइजेशन। और इसके आपको एक प्रश्न दे रही हूँ मैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो गर्भवती महिला और बालक के लिए है, वो शेड्यूल आप बना करके मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।